स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी में हमारे 16 शेड्यूल्स हैं और ये शेड्यूल ही एग्ज़ाम में आते हैं। इनमें से कोई भी पर्टिकुलर एक शेड्यूल के बारे में पूछ लिया जाता है या 2 शेड्यूल के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये शेड्यूल याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, किस में कौन सा शेड्यूल आएगा। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी बनती है और उसमें भी कुछ शेड्यूल्स दिए हुए हैं। तो उन शेड्यूल्स को हम किस तरीके से याद करेंगे, इसमें हम सबसे पहले जो है शेड्यूल फर्स्ट से लेके 11 तक शेड्यूल जो है वो किस में आते हैं, ये आते हैं बैलेंस शीट में। और उसके बाद के जो शेड्यूल हैं यानी 12 to 16 जो शेड्यूल है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो इसलिए हम पहले बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। यहाँ पर आमतौर पर होता है पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, बट जो शेड्यूल है शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहले हम यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि शेड्यूल फर्स्ट जो है वो बैलेंस शीट में आता है। तो पहले बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने याद करना है। मैं एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी तरफ। कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस, CBIA फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन IOIU। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये क्या बोल रही है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें जो शेड्यूल है उसको याद रखने के लिए और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ टर्म्स रखी गई हैं। उन टर्म्स को अगर आप याद करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो आप इजीली इस फॉर्मेट को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए फॉर्मेट, मैंने पहले फॉर्मेट लिखा है CRDBO। इसको अगर हम याद करना चाहें तो याद करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि हम इसको भूल जाएंगे। हम कितना ही रट्टा मारे CRDBO, लेकिन हमारे माइंड से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको किसी के साथ रिलेट कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में लंबे टाइम तक बनी रहती है। जैसे C से कैन, R से रामू, D से धोबी, B से बाय, O से ऑरेंजेस। यानी कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस। क्या रामू नाम का धोबी ऑरेंजेस बाय कर सकता है? तो ये माइंड में हमारे इजीली रहेगी, सेट हो जाएगी। तो इससे ही हम अपने शेड्यूल जो है वो लिखेंगे। शेड्यूल फर्स्ट जो है उसमें आता है कैपिटल, C से कैपिटल, R से रिजर्व एंड सरप्लस, D से डिपॉजिट्स, B से बोरोइंग और O से अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। ये हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यानी 1 से लेके 5 तक के शेड्यूल जो है ये लायबिलिटी कैपिटल एंड लायबिलिटी में आ जाते हैं। कैपिटल और लायबिलिटी जो है इसमें 1 to 5 तक शेड्यूल आ जाते हैं। उसके बाद देखिए CBIAFO। अगर हम इसको याद करते हैं इस टर्म को तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ये हमारे माइंड से स्लिप हो जाएगी एग्जाम के टाइम पे। तो ये एसेट्स जो है इस तरफ की, इसको हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? CBIAF से फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। CBI एक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इसको CBI, जो हम हमारे माइंड में चीज़ें अच्छे से बैठी हुई है, CBI नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसी से हमने इसको C से कैश एंड बैलेंस विद RBI ऑफ इंडिया, B से बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोट्स, I से इन्वेस्टमेंट, A से एडवांसेस, F से फिक्स एसेट्स और O से अदर एसेट्स। ये कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 तक हो गए। तो यहाँ 5 तक के शेड्यूल यहाँ आ गए थे, 5 से आगे 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 तक के शेड्यूल इसमें आ जाते हैं। और लास्ट जो इसमें शेड्यूल बचता है ये 12 नंबर का है, जो कि कंटीजेंट लायबिलिटी में आता है और ये होता है बिल फॉर कलेक्शन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, बिल फॉर कलेक्शन होता क्या है? आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए, बिल फॉर कलेक्शन क्या होता है। कई बार क्या होता है, किसी कैंडिडेट के पास काफ़ी सारे बिल होते हैं बट उसके पास टाइम नहीं होता है कि उनको मैच्योरिटी टाइम तक रखने के लिए। तो वो बैंक जो है उसको वो यानी अपना जो खुद का बैंक है जिसमें उसके अकाउंट्स है, उस बैंक को ये काम दे देता है कि भाई आप ये सारे के सारे बिल पकड़िए और जब भी इनकी मैच्योरिटी डेट हो आप इनको जो है डिस्काउंट करवा लीजिए वहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए बैंक जो है उससे कुछ चार्जेस लेता है। बैंक कहता है कि मैं ये काम तो कर दूंगा, लेकिन क्या मैं फ्री में थोड़ी नहीं करूंगा ये काम, तो इसके लिए मैं कुछ चार्जेस करूंगा।
तो वो कैंडिडेट जो है बैंक को वो चार्जेस पे करने के लिए सहमत हो जाता है, और बैंक जो है वो क्या करता है, उसके जितने भी बिल्स हैं उनको ले लेता है, और जिनकी भी मैच्योरिटी होती रहती है उन बिल से उनकी अमाउंट जो है मैच्योरिटी टाइम पर रिसीव कर लेता है और उस कैंडिडेट जो को है दे देता है। यहाँ इस पे एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों तरीके से ये इफेक्ट करता है, यानी एक तरह के मिरर अकाउंट होते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी में किस तरीके से इफेक्ट करेगा, लाइक अगर उसने बिल लिया है तो वो उसकी लाइबिलिटी है, उसको पे करना है, यानी जिसने उसको ये सारे बिल दिए हैं, मान लीजिए एक राम नाम का कैंडिडेट है, उसके पास बहुत सारे बिल हैं, उसने बैंक को बिल दे दिए हैं, तो उस कैंडिडेट को पैसा वापस करने की लाइबिलिटी किसकी है, बैंक की है। तो बैंक के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी हो गई, लेकिन बैंक ने वो जो बिल है वो मैच्योरिटी के टाइम उस कैंडिडेट को दिए जिससे उसने पैसे रिसीव करने हैं बैंक ने, तो वो बैंक के लिए एसेट्स हो जाएगी। तो यहाँ एक तरफ से वो ऐड होगी और दूसरी तरफ से लेस हो जाएगी, यानी मिरर अकाउंट्स इसीलिए बोले जाते हैं बिल फॉर कलेक्शन को। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मैंने दूसरी चीज बोली थी उसमें, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस, CBI फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन IOIO। तो यहाँ IOIO किस में आएगा, IOIO आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस में बनता क्या है, या तो इनकम आती है, या एक्सपेंडिचर आता है, या प्रॉफिट होता है, या फिर लॉस होता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वो रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें देखिए इनकम, सबसे पहले हमने इनकम लिखी, इनकम में IO और IU दोनों चीज आ गई। IO पहला देखिए वर्ड जो मैंने लिखा है I से लिखा है, दूसरा O से लिखा है। तो I से इंटरेस्ट अर्न, बैंक जो होता है उसकी इनकम जो है, मेन इनकम होती है वो इंटरेस्ट ही होती है, यानी जो भी इंटरेस्ट उसको पे किया जाता है बैंक को वो उसकी इनकम होती है। तो जहां से भी उसको इंटरेस्ट मिलता है, चाहे इन्वेस्टमेंट्स पे मिले, किसी अदर बैंक से मिले, कंज्यूमर से मिले, जहां से भी वो उसको पैसा मिलता है वो पैसा क्या है, वो उसकी इनकम है। तो उसको जो भी इनकम मिलती है वो शेड्यूल नंबर 13 में दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी इनकम हो। सेकंड है अदर इनकम, इनके अलावा अगर कोई इनकम मिलती है इंटरेस्ट के अलावा तो वो 14 शेड्यूल में चली जाएगी। तो यहाँ 13 और 14 में IO एक हो गया, दूसरा IO बच गया है, वो क्या है, एक्सपेंडिचर। यहाँ इनकम में थी, अब एक्सपेंडिचर में। अगर बैंक कोई इंटरेस्ट पे करता है, ये तो उसने रिसीव किया है, यहाँ अगर बैंक कोई इंटरेस्ट पे करता है किसी दूसरी संस्था को, ठीक है, तो वहाँ जो इनकम जो भी इंटरेस्ट वो पे करेगा वो 15 नंबर के शेड्यूल में आएगी। इसमें जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी जितने भी खर्चे इसके अलावा एक्सपेंडिचर में आएंगे वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे जो कि शेड्यूल नंबर 16 में आएंगे। अगर प्रोविजन और कंटीजेंसी अगर कोई दे रखी है तो वो भी शेड्यूल नंबर 16 में ही आती है। और जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस आता है वो प्रॉफिट का आता है, लेकिन अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, तो ये हमारे पास लॉस आएगा। इसके बाद एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, इसमें ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व, यानी जो भी रिजर्व हैं वो इसमें आते हैं। स्टैच्यूटरी रिजर्व में आमतौर पर प्रॉफिट में से 25% शेयर जाता है, तो वो 25%। अगर क्वेश्चन में गिवन है अदर रिजर्व्स में कुछ कह रखा है तो वो अदर रिजर्व की जो परसेंटेज है वो क्वेश्चन में गिवन होगी, वो उसमें ले लेते हैं, लेकिन स्टैच्यूटरी रिजर्व में ये ऑलवेज 25% होता है। उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो किस में जाएगी, वो बैलेंस शीट में जाएगी, यानी बैलेंस कैरीड वो ओवर बैलेंस शीट, यानी वो बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में 13 to 16 शेड्यूल आते हैं, और जो बैलेंस शीट हमारी है, बैलेंस शीट में हमारी 1 से लेके 12 तक के शेड्यूल्स आते हैं। तो ये आपको दोनों चीज़ हो जाएंगी, इसमें आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें कौन सा शेड्यूल आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है, न्यू फॉर्मेट है, वो 20 से आपके पास बन जाएगा। इसको याद करने में भी आपको ईजी रहेगा। क्वेश्चन में ये फॉर्मेट का काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का जो है न्यू फॉर्मेट बताइए, तो ये फॉर्मेट भी हो गया शेड्यूल के साथ। इसमें कई बार एज्यूम डाटा के साथ भी क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन आप इस तरीके का कर लीजिए जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट जो है बनाकर दिखा सकें।